हेलो, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें अगर जावा में कोई प्रोग्राम बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे। ये वीडियो मैं बिल्कुल बिगिनर के लिए लेके आ रहा हूँ, जो इन बच्चों को प्रोग्राम बनाना जावा में नहीं आता है और वो सीखना चाहते हैं कि मतलब अगर उन्हें प्रोग्रामिंग करनी है जावा में और अगर प्रोग्राम बनाने हैं तो वो किस तरीके से बनाएंगे। क्योंकि मैंने अपने चैनल में बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं जिसमें मैंने आपको अलग अलग प्रोग्राम करा रखे हैं। तो मैं अब कुछ वीडियोस सीरीज़ में वो लेके आ रहा हूँ जिनको देख करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप ये लॉजिक किस तरीके से सोचेंगे या आप प्रोग्राम बनाएंगे कैसे, इनपुट कैसे लेंगे, ये सब चीज़ें मतलब बिल्कुल बिगिनर लेवल से मैं सीधा प्रोग्रामिंग कराना आपको सिखाऊंगा जावा में, ठीक है। क्योंकि 1-1.5 महीने में कुछ समय बाद आपके पेपर आने वाले हैं, तो अगर आप इनको देख लेंगे वीडियोज़ को तो आप आराम से फिर किसी भी लेवल का प्रोग्राम जो आपके कोर्स में है उसे आप आराम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सबसे बेसिक चीज़ों के साथ शुरुआत करूँगा, वो मैं आपको समझाऊँगा। देखो, कोई भी प्रोग्राम अगर हमें बनाना है जावा में तो सबसे बेसिक हमारे लिए क्या हो सकता है। अगर आपके कोर्स के हिसाब से मैं बताऊँ आपको, आपका जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग जितने भी हमने प्रोग्राम देखे हैं तो मोस्टली प्रोग्राम में हमें बोला रहता है कि हमें ऐसा इनपुट लेना है और हमें उसके ऊपर कुछ करना पड़ता है। जैसे हमें बोला रहेगा कि भाई स्ट्रिंग इनपुट में लो, एरे में वैल्यू इनपुट में लो, ये इनपुट में लो, वो लो। तो कुल मिला के सबसे बेसिक चीज़ जो हमें सीखनी है प्रोग्राम बनाते हुए कि सबसे पहले तो मैं यूज़र से डिफरेंट तरीके के इनपुट कैसे लूँगा। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है। तो आज जो पहली वीडियो है हमारी बिल्कुल बेसिक कवर करने की, उसमें मैं यही आपको समझाऊंगा कि डिफरेंट तरीके का इनपुट आप किस तरीके से लेंगे। फिर हम आगे जो बढ़ेंगे उसमें और भी वेरिएशन देखेंगे कि आप उसमें अगर हमें कुछ और करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिक जो आज है वो क्या हम कवर करेंगे, वो है इनपुट किस तरीके से हम बने प्रोग्राम्स में लेंगे, और साथ ही साथ कुछ जो इंपॉर्टेंट बात है वो भी मैं साथ में कवर करता जाऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात फिर बीच में छूट जाएगी। तो देखो, जावा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो इनपुट लेने से पहले और भी कई बेसिक चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। जैसे मेरे सबसे पहले मैंने क्लास बना दी, ठीक है ना। क्लास बनाने के बाद अब क्लास के आगे तुम पब्लिक लिखो ना लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सीधा क्लास और क्लास का नाम लिख के स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले चीज़ उसके बाद जो आएगी मेरी क्लास की बॉडी के अंदर, ये मेरी क्लास है, ठीक है, ये इसकी बॉडी होगी। कली ब्रेसेस हमने ओपन कर दिए, क्लोज कर दिए। अब उसके अंदर हम सबसे पहले अपना एक मेन मेथड बनाते हैं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये मैंने बनाया। यहाँ तक क्लियर है। अब तुम स्ट्रिंग आर्क्स जब लिखते हो तो यहाँ ये तुम्हें दिख रहा होगा ना, इसको ये जो है इसको तुम इसके आगे भी लिख सकते हो, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, ठीक है। या पहले जैसे था वो वैसे भी लिख सकते हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ तक कि आर्क्स जो लिखा है इसको तुम कुछ और भी लिख सकते हो, तुम ए भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैं सिर्फ नॉर्मल उसके लिए बता रहा हूँ, मतलब ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये होगी एक क्लास बना दी और एक ही मैंने मेन मेथड बनाया है उसके अंदर। अब देखो, सबसे पहले ये तो बहुत आसान चीज़ है तो कोई भी हम कर लेंगे, इतना तो कर ही लोगे। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है, सीधा हम घुसते हैं तुम्हारे कोर्स के अंदर तो आता है कि इनपुट कैसे लेंगे हम कैसे लेंगे अपने प्रोग्राम में। तो याद रखना, इनपुट लेने के लिए एक जावा में पहले से हमें हमारे लिए एक क्लास दे रखी है, हमारे लिए एक स्कैनर क्लास दे रखी है। उसमें कुछ ऐसे मेथड हैं, ऐसे फंक्शन पहले से बना रखे हैं जिनका हम यूज़ करके सीधा इनपुट ले सकते हैं। देखो, इनपुट मेरे अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इनपुट मुझे लेना है तो इनपुट कहाँ से लूँगा, इनपुट कीबोर्ड से लूँगा। तो कीबोर्ड में तुम जब कुछ बटन दबाते हो, जैसे मैंने कुछ बटन दबाया तो ये मेरा कीबोर्ड से उठा करके मेरा प्रोग्राम किसी वेरिएबल में डाले। देखो, वैसे तो हम बोलते बहुत आसान है भाई, कीबोर्ड में बटन दबाया और वैल्यू आ गई, लेकिन अगर तुम प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैं जो भी बटन दबा रहा हूँ उसे उठा करके, वो चीज़ों को उसे उठा के किसी वेरिएबल में डालना है। तो अगर हम प्रोग्रामर की दृष्टि उससे देखें पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो उसके लिए एक हमने स्कैनर क्लास बना रखी है जावा में, ठीक है। स्कैनर क्लास बनी हुई, उसमें ये फंक्शन पहले से बने हुए हैं कि कैसे हमें कीबोर्ड से नंबर है तो उनको कैसे उठा के वेरिएबल में डालना है, या हमें कोई और चीज़ें मान लो अल्फ़ाबेट है उन्हें कैसे उठाना है, कैरेक्टर को कैसे उठाना है। अलग अलग फंक्शन इस काम के लिए बना रखे हैं स्कैनर क्लास में। पर स्कैनर क्लास पहले से हमारे प्रोग्राम में नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि भाई अगर हमें इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही तो हम उसका यूज़ क्यों करेंगे, है ना। तो जिस प्रोग्राम में हमें ज़रूरत पड़ती है हमें उस प्रोग्राम में उस स्कैनर क्लास को लाना पड़ता है, और लाने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे ऊपर पहली लाइन में लिख देंगे इंपोर्ट। अब ये जावा के यूटिल पैकेज में है तो हम कैसे लिखेंगे, जावा डॉट कौन सा पैकेज, यूटिल डॉट। अब देखो, जावा के यूटिल पैकेज के अंदर कौन है,
स्कैनर का क्लास ना, तो स्कैनर लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। देखो तरीका क्या होता है, इंपोर्ट करना है जावा के यूटिल पैकेज में से स्कैनर क्लास को, तो मेरे प्रोग्राम में सिर्फ स्कैनर क्लास आएगी। कई लोगों को तुमने देखा होगा वैसे भी करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, उसके बाद यहाँ पर एक एस्ट्रिक्स लगा देंगे ये, ठीक है, स्टार, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि सारी की सारी क्लासें तुम्हारे प्रोग्राम में आ जाएगी। तो बात एक ही है, सारी की सारी आ जाएंगी तो उसमें स्कैनर भी आ जाएगी, हमें सिर्फ स्कैनर का यूज़ करना है, तो बाकी ऐसी पड़ी रहेंगे, मतलब उनका कुछ यूज़ नहीं होगा। पर ज़्यादा प्रोग्रामिंग की अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि जिसका तुम यूज़ कर रहे हो उसी को इंपोर्ट करो, तो हम इसलिए यहाँ पर डॉट स्कैनर मोस्टली मैं लिख देता हूँ, पर तुम डॉट एस्ट्रिक्स भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है ना, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम दोनों में से किसी का भी यूज़ करो। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर वो भी चलेगा, या इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स ये भी चलेगा। इसको लिखने के बाद मैं स्कैनर क्लास का यूज़ कर सकता हूँ। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, कभी भी किसी क्लास का हमें यूज़ करना पड़ता है। जैसे देखो तुम्हारी क्लास है, तुम्हारा स्कूल है, वहाँ पर तुम्हारी क्लास है 10th B, ठीक है, 10th B तुम्हारी क्लास है। क्लास में तुम्हारा लगा हुआ रहता है ताला, जब मान लो छुट्टी हुई उसके बाद ताला लगा दिया जो भी था वॉचमैन उसने, अगले दिन तुम आओगे। अब तुम अपनी क्लास में तभी एंटर कर सकते हो जब तुम्हारे पास ताले की चाबी होगी। वो अलग बात है कि तुम्हें दरवाज़ा खुला मिलता है, क्योंकि पहले ही वो सब ओपन कर देते हैं जो वहाँ काम करने वाले होते हैं। मान लो किसी दिन दरवाज़ा ओपन नहीं हुआ तो जो तुम्हारी क्लास है तुम क्लास में एंटर नहीं कर पाओगे। अब क्लास के अंदर कोई मान लो तुम्हारी कोई कॉपी रह गई है या कोई तुम्हारी चीज़ है जो तुम्हें चाहिए, पर तुम वो नहीं ले सकते जब तक तुम्हारे लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा। उसी प्रकार से स्कैनर क्लास जो मेरी है या कोई भी मेरी क्लास है, मैं उस क्लास के अंदर रखे हुए फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकता जब तक मैं उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना दूंगा। एक तरीके से ऑब्जेक्ट को समझ लो वो ताले की चाबी है, ऑब्जेक्ट से ही मैं पूरी क्लास खोल सकता हूँ। तो स्कैनर क्लास के अंदर जो छुपे हुए मेथड हैं उनका मैं यूज़ तभी कर सकता हूँ जब मैं स्कैनर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। तो सबसे पहला काम होता है स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाना, वही हम हमेशा बनाते हैं कि स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पर सिस्टम डॉट, मैं बताता हूँ तुम्हें इसका मतलब क्या है, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। सिस्टम डॉट इन, इसमें हुआ यूँ, मैंने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। देखो यहाँ क्लास का नाम आया, उसके बाद कुछ भी नाम तुम रख सकते हो, हम नॉर्मली SC रख देते हैं, ये ऑब्जेक्ट का नाम है SC। तो क्लास ये है, उसका ऑब्जेक्ट उसके आगे आता है स्पेस मार के, तो ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। न्यू से हम मेमोरी इकट्ठा करवा के रख देते हैं कि भाई इसके लिए जगह एलोकेट कर दो, वो आने वाला है इसका ऑब्जेक्ट। मतलब एक कुर्सी जैसे हम क्लास में सीट होती है ना कि तुम भाई बैठोगे तो तुम्हारे क्लास में सीट होनी चाहिए तभी तुम बैठ सकते हो, सीट नहीं होगी तो कहाँ बैठोगे। उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट है जो उसके लिए हमें पहले सीट, उसके लिए पहले जगह एलोकेट करवानी पड़ती है, तो हमें न्यू का यूज़ करना पड़ता है। न्यू मतलब जगह एलोकेट कर दो स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और हम क्या दे रहे हैं, सिस्टम डॉट इन, मतलब हम इनपुट लेने के लिए बना रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर क्लास का। ये तो सिंटैक्स है, ये तुम्हें थोड़ा इसको तो याद करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना जो मैंने करा इसमें हुआ यूँ, मैंने सिर्फ एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया है, इनपुट लेने का इंतज़ाम कर दिया, और बाकी मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करा और क्लास बना रखी। तो यहाँ तक ठीक है ना, क्लियर है। नॉर्मली हम जो क्लास बनाते हैं उसका पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल रखते हैं। अब यहाँ पर स्मॉल है क्योंकि वो मैंने यहाँ पर फाइल का नाम वो दिया था तो ऑटोमेटिकली उसने वो ले लिया, पर याद रखना जर्नली जो कन्वेंशन है वो है कि भाई पहला लेटर कैपिटल रखते हैं, ठीक है। तो इनपुट यहाँ तक लेने का जुगाड़ हो गया, लेकिन इनपुट तो मैंने लिया नहीं ना। इनपुट कैसे लूँगा, इनपुट लेने के लिए अब देखो मेरे को मान लो अब मैं अलग अलग चीज़ें इनपुट लेता हूँ। देखो हमने जावा में 8 प्रिमिटिव टाइप पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? 8 कौन कौन से हैं? बाइट हो गया एक, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फिर फ्लोट और डबल और कैर और बुलियन, ये इतने पढ़े हैं ना। ठीक है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर और बुलियन, ये 8 पढ़े हमने। ये प्रिमिटिव टाइप है, मतलब ये पहले से डिफाइन है जावा में। ये हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जावा को पता है ये मतलब क्या चीज़ें हैं। और एक होता है यूज़र डिफाइन, जो हम बताते हैं जावा को, जैसे एरे स्ट्रिंग हो गया वो हम देते हैं, ठीक है ना। देखो तो जो हमारे प्रिमिटिव टाइप है इसमें जो ये बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग है, ये हमारे इंटीजर टाइप के नंबर को लेने के लिए काम में आते हैं। इंटीजर मतलब जिसमें पॉइंट नहीं होगा।
अब यहाँ पर 4 क्यों है? 4 इसलिए कि भाई 4 अलग अलग साइज़ के हिसाब से हमने उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि मतलब अगर इतने साइज़ का होगा तो सबसे छोटा जो लेने के लिए हम यूज़ करते हैं वो बाइट है, उससे बड़ा फिर शॉर्ट, फिर इंट, फिर लॉन्ग। पर जनरली तुमने देखा होगा कि हम इंट करके ही यूज़ करते हैं, कोई भी वेरिएबल हम बनाते हैं इंटीजर है तो हम इंट का यूज़ करते हैं क्योंकि मोस्टली हमारा काम उससे हो जाता है। लेकिन कभी और बड़ा हमें इंटीजर लेना पड़ेगा तो हम लॉन्ग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग है जो ये चारों ही इंटीजर को लेने के लिए यूज़ में आते हैं। सबसे ज़्यादा कैपेसिटी लॉन्ग की है, उससे कम इंटीजर की, फिर शॉर्ट की, फिर बाइट की। ऐसी फ्लोट और डबल हैं जो ये हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब डेसिमल वाले नंबर को रखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार से है कि इसका साइज़ थोड़ा कम होगा, इसका थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा ज़्यादा बड़े पॉइंट वाले नंबर को रख सकता है। कैरेक्टर तो हम सिंगल कैरेक्टर को रखने के लिए यूज़ करते हैं और बुलियन ये ट्रू और फॉल्स को रखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये 8 प्रिमिटिव टाइप हैं जावा में जो पहले से डिफाइन है। ठीक है, इनका पहले से जावा को पता है इनके बारे में। तो अब अच्छा, इस पर ना मैंने वीडियो बना रखी हर एक के साइज़ के बारे में, उसको मैं आई बटन पे लगा दूंगा, उसको देख लेना। क्योंकि तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि तुम्हें साइज़ दे दिया जाएगा कि इतना बाइट्स और 4 ऑप्शन दे देंगे कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन ऑक्यूपाई करता है। तो जैसे मान लो तुम्हें बाइट, इंट, फ्लोट, कैर 4 ऑप्शन दे दिया और तुम्हें दे दिया जाएगा कि इतना बाइट इज़ ऑक्यूपाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मतलब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हर एक का साइज़ कितना है बाइट्स में और बिट्स में। तो वो वीडियो में मैंने बड़े डिटेल में समझा रखा और टेक्निक भी बता रखी याद करने की, तो उसको देख लेना, मैं आई बटन पर लगा दूंगा। तो ये तो तुम्हारे हो गए इनपुट लेने के लिए प्रिमिटिव डेटा टाइप जो जावा में है। अब यहाँ पर मेरे को इनपुट लेना है, मेरे को अलग अलग टाइप का इनपुट लेना है, तो मैं कैसे लूँगा? तो देखो, मैं पहले वेरिएबल बना देता हूँ अलग अलग। सबसे पहले हम लेंगे बाइट को इनपुट में। तो बाइट को इनपुट में लेने के लिए मेरे को लिखना पड़ता है बाइट। जैसे देखो देखो देखो, नॉर्मली हम अभी तक हमने बहुत क्वेश्चन करे, हम इंटीजर को लेते थे तो मैं ऐसे लिखता था इंट ए इक्वल टू कोई वैल्यू, है ना। इंट बताता था कि कौन सा उसका डेटा टाइप है। अगर बाइट की वैल्यू लेनी है तो बाइट लिखना पड़ेगा, बाइट ए इक्वल टू, ठीक है। ये तुमने देखे भी होंगे, ये इंट देखा होगा, फ्लोट देखा होगा, इसका हम बहुत यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। इनका हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं बाइट, शॉर्ट का, पर ये होते हैं, याद रखना। तो इनका भी थोड़ा तुम्हें पता होना चाहिए, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं करना चाहें तो, बस इनकी कैपेसिटी थोड़ी कम होती है इंट के मुकाबले। अब देखो, तो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं इन सबको। अब यहाँ पर मैं अगर कुछ वैल्यू किसी में रखता हूँ, जैसे मेरे को इंटीजर की वैल्यू रखनी है, इंट, तो हम क्या लिखते हैं? इंट, फिर वैल्यू रखने से पहले वेरिएबल का नाम, तो मैंने रख दिया जैसे नम इक्वल टू 5। अब बड़े ध्यान से देखो मैंने यहाँ करा क्या। मैंने जो ये लाइन है ये मैंने बताया कि इसका डेटा टाइप क्या है। सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, मतलब जो मैं वेरिएबल बनाऊंगा वो किस तरीके का डेटा रख सकता है। तो भाई वो इंटीजर टाइप का डेटा रख सकता है, वेरिएबल का नाम है नम। अब तुम इसमें सिर्फ इंटीजर ही दे सकते हो, तो जैसे मैंने नम में इक्वल टू करके 5 दिया तो ये इंटीजर है, ठीक है। अब मैं इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं दे सकता, जैसे मैं मेरा मन करके कि मैं ए दे दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई तुमने बोल दिया कि ये इंटीजर टाइप का है तो तुम इसमें इंटीजर ही दे सकते हो। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम इसमें ए दो तो फिर तुम्हें इसे कैरेक्टर टाइप का बनाना पड़ेगा। तो ये तो कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, इनपुट लेने के लिए, ताकि हम इनपुट वाले प्रोग्राम में कोई गलती ना करें। इसी तरीके से अगर मुझे डबल टाइप की वैल्यू लेनी है तो मैं लिख सकता हूँ डबल नम इक्वल टू 2.5, और ये तो अभी मेरा डबल मतलब पॉइंट वाली वैल्यू इसमें आ जाएगी, तो उसके लिए मेरे को डबल लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इंट में चाह रहा डालना तो फिर एरर आ जाएगा, लिखा आ जाएगा टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट, क्योंकि पॉइंट वाले को हम इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते। तो मतलब हमें जो सही डेटा टाइप है वो लिखना पड़ेगा उसके लिए, तो वो या तो डबल हो सकता है या फ्लोट हो सकता है। तो इस तरीके से है, मतलब यहाँ पर हम जो ये है कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे टाइप है हम उसका यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पर बात ये आती है, ये तो मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ ये तो मैं अपने आप हाथ से यहाँ पर इंसर्ट करवा दे रहा हूँ, लेकिन मैं अगर चाहता हूँ ये वैल्यू यूज़र दे तो वो कैसे करेंगे? तो देखो, अगर हम यूज़र से लेना चाहते हैं उसी के लिए हमने ये स्कैनर क्लास का यूज़ किया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये मुझे अगर यूज़र से चाहिए तो मैं कैसे लूँगा। तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन हम जिसका यूज़ करते हैं वो ये इंटीजर वाली है ना। तो इंटीजर का तुम्हें दिखाता हूँ कि यूज़र से कैसे लेंगे। तो अगर इंटीजर की मुझे वैल्यू यूज़र से लेनी है, जैसे इंट आई इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर जैसे वैल्यू 5 है, अब मैं चाहता हूँ ये यूज़र दे, कुछ भी दे, इंटीजर वैल्यू वो यहाँ रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा एस सी मतलब जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है,
क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मैंने बताया ना, ऑब्जेक्ट चाबी का काम करता है, तो ये लेके आएगा वैल्यू। तो एस सी डॉट डॉट करके हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो हमारी क्लास के अंदर है। जैसे जब मैंने ताले को खोला चाबी से, मतलब तुम्हारे ऑब्जेक्ट से मैंने जब ताले को खोला, अब पूरी क्लास मेरे सामने खुल गई। अब मतलब मैं क्लास में जाके, चाहे मैं किसी चेयर में बैठना चाहूँ, मैं चेयर में बैठ सकता हूँ, मैं टेबल का यूज़ करना चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ, मैं बोर्ड का यूज़ करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। उसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट ने मेरे लिए पूरी क्लास का एक्सेस मुझे दे दिया। अब क्लास के अंदर जितने भी ये फंक्शन हैं बने हुए उनका मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इंटीजर के लिए जो हमारा मेथड होता है वो होता है नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट में याद रखना एन छोटा होता है, जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर छोटा होता है, इंट का आई बड़ा होता है, पूरा चिपका हुआ है, कोई स्पेस नहीं है। अब जो ये मेथड है मेरा, ये इंटीजर इनपुट लेके देगा मुझे कीबोर्ड में से। कहने का मतलब ये है, जब मैं प्रोग्राम को चलाऊंगा, जैसे मैं तुम्हारे लिए अगर प्रोग्राम चलाऊँ यहाँ पर, चलो चलाता नहीं, मैं वैसे समझा देता हूँ क्योंकि वो बेकार में टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर जब ये प्रोग्राम मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मेरा वेट करेगा कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। जैसे ही मैं कोई इंटीजर वैल्यू दे करके एंटर मारूंगा वो आई में चली जाएगी वैल्यू। चलो देखना चाहते हो तो एक को देख लेते हैं। तो जैसे मैंने इस प्रोग्राम को चलाया, देखो अभी ये यहाँ पर वेट कर रहा है। अब जब तक मैं इसे वैल्यू नहीं दूंगा ये वेट करता रहेगा। तो मैंने यहाँ 8 दे के एंटर मार दिया, तो अभी ये जो 8 है ना, ये मेरा इस आई में चला गया है। ठीक है, तो मतलब कितना बढ़िया हो गया। अब यूज़र कोई भी इंटीजर वैल्यू देगा वो ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल में चले जाएगी। तो ये काम होता है हमारे किसका, इस स्कैनर क्लास का, और इसके थ्रू हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। अभी मैंने इंटीजर लिया, अब मैं इसी अगर बाइट लेना चाहूँ, देखो तो हर एक के लिए ना अलग अलग मेथड बने हुए हैं। अब इनको याद रखने का तरीका थोड़ा आसान सा है, थोड़ा देख लेते हैं ना, क्योंकि एक दो में थोड़ा डिफरेंस भी है। तो वो क्वेश्चन बन के आ जाता है, शायद किसी बच्चे के प्री बोर्ड में आया था। हाँ, या हाँ प्री बोर्ड में आया था, तो इसलिए इसका थोड़ा ध्यान देना। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्वेश्चन। तो जैसे मेरे को बाइट में इनपुट लेना है, बाइट ए इक्वल टू, अब बताओ जरा इसके लिए क्या करूँगा, एस सी डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट बाइट। तो दिख रहा है ना तुम्हें, बस नेक्स्ट लिख रहे हैं और आगे जो मेरा डेटा टाइप है वही आ जा रहा है, बस उसका पहला लेटर कैपिटल हो जा रहा है। इसका यूज़ करके मैं नेक्स्ट बाइट, मतलब ये वाली बाइट टाइप की वैल्यू ले सकता हूँ इनपुट में, जो कुछ नहीं इंटीजर ही होता है, बस बड़ा छोटा होता है थोड़ा साइज़ में, कुछ लिमिटेड ही होता है इसमें, हम इतने साइज़ का ले सकते हैं। ऐसी अब ये बाइट हो गया। उसके बाद मेरा शॉर्ट था, तो शॉर्ट एस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, बताओ क्या आएगा, एक नेक्स्ट शॉर्ट। ठीक है, तो ये मेरा शॉर्ट टाइप की वैल्यू लेने में यूज़ में आएगा। अभी एक ट्विस्ट आने वाला है आगे, वो देखेंगे अभी क्या आएगा। देखो बाइट शॉर्ट हो गया, इंट भी हो गया, अब हमारा है लॉन्ग। तो लॉन्ग के लिए लॉन्ग एल इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग। ठीक है, इसका काम भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग हो गया, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, फिर हमारा आएगा फ्लोट। ठीक है ना, तो फ्लोट है, ठीक है, तो फ्लोट एफ इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट। इसको अभी ध्यान से अगर देख लोगे ना तो तुम्हें बार बार इसमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, और अब तुम आगे सीधा अपने प्रोग्राम में फोकस कर सकते हो। इसको बस एक बार ध्यान से देख लो। मैं तुम्हें यहाँ कुछ सिमिलैरिटी और जो डिसिमिलैरिटी है वो समझा रहा हूँ ताकि तुम गलती ना करो, और अगर इससे कोई क्वेश्चन बन के आ जाए एक दो मार्क्स में, जैसे एक दो बच्चों का आया था प्री बोर्ड में, तो वो तुम गलती ना करो क्योंकि उन्होंने भी गलती करी थी। तो बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट। अब डबल है, डबल डी इक्वल टू, इसमें क्या होगा, एस सी डॉट नेक्स्ट। अभी तो हमें लग रहा है सब जगह जो जो हमारा डेटा टाइप है उसी तरीके से हम क्या करते जाएंगे, उसी तरीके से हम अपना आगे लिखते जाएंगे नेक्स्ट के आगे, जैसे यहाँ तक तो सेम सेम होता जा रहा है। अब डबल के बाद क्या है, अब है कैर। तो कैर है जो मेरा यहाँ पर, जैसे मेरे को यहाँ करना है इसमें एस सी डॉट नेक्स्ट। अब बताओ क्या लिखूँ इसमें, एस सी डॉट नेक्स्ट, क्या कैर लिखूँ, ऐसे ऐसे करूँ। याद रखना इस टाइप का कोई मेथड नहीं है जावा में, स्कैनर क्लास में इस टाइप का कोई मेथड नहीं है।
ये तो बड़ी दिक्कत होगी यार। अगर मेरे को करेक्टर लेना है सिंगल करेक्टर, तो वो कैसे लेंगे? अब देखो यहाँ पर आता है ट्विस्ट। अब बड़े ध्यान से देखो, हमें लिखना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन। सिर्फ करेक्टर के लिए नेक्स्ट लाइन लिखा, इससे भी काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट लाइन होता है ये स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है। अच्छा, तो करेक्टर के लिए क्या होता है? देखो, स्ट्रिंग का मतलब होता है जो बहुत सारे करेक्टर से मिलके बनता है। तो नेक्स्ट लाइन तो मेरे को बहुत सारे करेक्टर दे देगा ना, और फिर इससे एरर आ जाएगा क्योंकि नेक्स्ट लाइन का यूज़ मैं कर ही नहीं सकता। देखो लिखा गया कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू करेक्टर, मतलब ये तो स्ट्रिंग लेता है। स्ट्रिंग का मतलब हो गया बहुत सारे वैल्यू, जैसे मैंने 3-4 वैल्यू दे दी। पर करेक्टर तो करेक्टर का नाम ही है कि करेक्टर लेगा, मतलब सिंगल करेक्टर लेगा। तो नेक्स्ट लाइन मतलब अगर मैंने नेक्स्ट लाइन का यूज़ किया है तो मुझे उसमें से सिंगल करेक्टर लेना है। तो हम इसमें लिखते हैं कैर एट 0। देखो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें 2 मेथड का यूज़ होता है। जब हमें करेक्टर इनपुट में लेना होता है तब हम नेक्स्ट लाइन का यूज़ करते हैं, जो किसके लिए है? जो स्ट्रिंग इनपुट में लेने के लिए है, स्ट्रिंग। अब दिक्कत ये आ गई क्योंकि स्ट्रिंग तो बहुत सारे करेक्टर से मिलके बनता है। तो स्ट्रिंग कंटेन्स नंबर ऑफ करेक्टर्स। अब दिक्कत ये है कि इसमें बहुत सारे करेक्टर होते हैं स्ट्रिंग में, और हमें उसमें से सिर्फ एक करेक्टर चाहिए। तो हम 0 लिखते हैं, कैरेट 0, मतलब मेरे को भाई पहला करेक्टर दे दो। तरीका यही है इसको करने का। कैरेट एक और मेथड है। कैरेट क्या करता है, हमें करेक्टर निकाल के देता है, करेक्टर एट। ठीक है, ये स्ट्रिंग क्लास का मेथड है हमारा कैरेट। ये पहले से जावा के लैंग पैकेज में होता है। ठीक है, ये हमें इसके अंदर नहीं होता है यूटिल वाले में। तो अगर क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कि ये कौन से पैकेज में होता है, तो ये हमारा java.lang पैकेज में होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में हमारे इंपोर्टेड रहता है। हमें उसे इंपोर्ट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कौन सा पैकेज है जिसे हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता और बाय डिफ़ॉल्ट वो इंपोर्टेड रहता है, तो वो java.lang पैकेज है। ठीक है, उसी के अंदर ही कैरेट मेथड होता है। तो हमने करा क्या, हमने एक स्ट्रिंग इनपुट में ली। मतलब तरीका ये है कि एक स्ट्रिंग आएगी, या स्ट्रिंग ना भी आए, सिंगल करेक्टर आएगा, तो उसमें से हम 0 वाला करेक्टर लेंगे। मतलब तुम अब देखो, कई बच्चे ये बोल सकते हैं कि भैया स्ट्रिंग में तो वो होता है कि कंटेन्स नंबर ऑफ करेक्टर ना, लेकिन हमने एक ही करेक्टर दिया है, तो वो तो एक ही करेक्टर दिया है, तो फिर वो स्ट्रिंग कहाँ रह गया? सही बात है कि तुमने नेक्स्ट लाइन का यूज़ करके अगर एक ही करेक्टर दिया है तो वो तो ले लेना चाहिए था ना इसने इनपुट, पर वो नहीं लेगा क्योंकि नेक्स्ट लाइन असल में स्ट्रिंग लेने के लिए इनपुट में हम यूज़ करते हैं इस मेथड का। तो अगर तुम उसमें एक करेक्टर दे रहे हो तो उसको उससे मतलब नहीं, वो उसको स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। तो हमें कैर ऐड का यूज़ करके उसे करेक्टर बनाना पड़ेगा। मतलब हम उसमें से सिंगल करेक्टर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो करेक्टर बन जाएगा, तभी इसके अंदर जाएगा। तो इसलिए इसका यूज़ करना पड़ता है कैर को इनपुट में लेने के लिए। और बुलियन के लिए क्या करेंगे? बुलियन के लिए क्या होगा? बुलियन के लिए होगा एसी डॉट नेक्स्ट बुलियन। ठीक है, तो ये है हमारे, एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर BO। ठीक है, बुलियन के लिए, तो बुलियन में हमें इनपुट लेना है तो हमें नेक्स्ट बुलियन का यूज़ करना पड़ेगा। तो लगभग जो तुम्हारे प्रिमिटिव टाइप है, अब इसमें ध्यान दो, सिमिलैरिटी क्या है, करेक्टर को छोड़ के जितने भी हैं तुम्हारे प्रिमिटिव टाइप, तो उनका हम सीधा नाम वैसे लिख सकते हैं नेक्स्ट के आगे, बस उनका पहला करेक्टर कैपिटल कर दो। पर करेक्टर कैर इनपुट में लेना है, करेक्टर इनपुट में लेना है, तो नेक्स्ट लाइन का यूज़ करेंगे, उसके आगे डॉट कैरेट करके तब 0 लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें ना एक और वेरिएशन भी होता है कैरेक्टर वाले में। ठीक है, इसमें एक और वेरिएशन होता है, वो मैं तुम्हें मतलब वो अभी समझा दूंगा तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। वो अगली वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि अगली वीडियो में मैं तुम्हें यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को इनपुट में कैसे लेते हैं वो बताऊंगा। यूज़र डिफाइंड मतलब एरे हो गया और क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो जब वो तुम स्ट्रिंग को समझ लोगे कि इनपुट में कैसे लेते हैं, तभी तुम्हें ये समझ में आएगा कि यहाँ पर इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो वेरिएशन अगली वीडियो में समझाता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि तुम्हें ये समझ में आएगा कि हमें डिफरेंट टाइप के इनपुट कैसे लेने होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने इस पर एक और वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने तुम्हें बोर्ड में और एनिमेशन के साथ समझाया हुआ है। तो अगर उसे भी तुम देखना चाहते हो, क्योंकि उसमें भी मैंने कई काम की बातें बताई हैं, तो मैं उसे आई बटन पे लगा दूंगा, और उस प्ले लिस्ट को भी आई बटन पे लगा दूंगा। उसमें मैंने लूप और कंडीशन के बारे में भी डिटेल में समझाया हुआ बेसिक से, ताकि जो बच्चे सीख रहे हैं, मतलब ताकि वो गलती ना करें प्रोग्राम बनाने में और लॉजिक बनाने में। तो उस वीडियो को भी देख लेना, प्ले लिस्ट भी मैं आई बटन पर लगा दूंगा। और अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है या कुछ और तुम्हें वीडियो चाहिए या कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो।
उम्मीद है अच्छी लगेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जितना ज़्यादा शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से वीडियो लेके आऊँगा। और लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।